हेलो, आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी आर चौधरी। आप लास्ट वीडियो में देख रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम। उसके अंतर्गत आपने सबसे पहले आनुवांशिक अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी तकनीकियों द्वारा पुनर्योजन डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए या काइमेरिक डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया को संक्षिप्त में देखा था। और इस प्रक्रिया या पुनर्योजन डीएनए को निर्मित करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ साधन, कुछ स्टूल या यूं कहें उस तकनीकी के लिए कुछ उपकरण काम में आते हैं। और उन उपकरणों में आप सबसे पहला उपकरण देख रहे थे प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसके बारे में अपन ने विस्तार से लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसका दूसरा पॉइंट था, यानी उस साधन में या उस इंस्ट्रूमेंट में दूसरे जो साधन था वो था डीएनए लाइगेज एंजाइम, और तीसरा था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और चौथा जो साधन या इंस्ट्रूमेंट या टूल्स था वो था अपना क्लोनिंग वेक्टर। आप पढ़ रहे हैं पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेट डीएनए निर्मित करने के लिए अपने को कौन कौन से साधन चाहिएंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिएंगे, कौन कौन से टूल या उपकरण अपने काम में आएंगे। उनमें से सबसे चौथा उपकरण, टोटल 5 उपकरण आपको बताए थे। पहला था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा था डीएनए लाइगेज, तीसरा था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, चौथा था क्लोनिंग वेक्टर अर्थात क्लोनिंग संवाहक, और पांचवा था परपोषी सजीव या परपोषी कोशिका या होस्ट सेल जिसका नाम दिया था। तो आप उन साधनों में से चौथा साधन जो सबसे इंपॉर्टेंट साधन है, जिनके बारे में डेढ़ नंबर का प्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है इस मिशन मेरिट के अंतर्गत, इसलिए आप इस टॉपिक को बड़ा सीरियसली और ध्यान से देखिएगा। तो पुनर्योगज डीएनए निर्मित करने का चौथा जो साधन है, टूल्स है, उसमें है क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग संवाहक का मतलब वेक्टर। आपको मैं पहले ही बता रहा था कि पुनर्योगज डीएनए आपको बनाना है, अर्थात आपको किसी सजीव में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ में किसी वांछित जीन खंड को काट करके अलग करना है, और उस वांछित जीन खंड को जो काट के आपने अलग किया है, जिस पे एक विशिष्ट प्रकार के गुणों को निर्धारण करने वाले जीन उपस्थित है, किसी विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या जैव अणु को निर्मित करने वाली या विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करने वाली जीन उस वांछित डीएनए खंड में उपस्थित है, उस डीएनए खंड को किसी वाहक डीएनए के साथ या वेक्टर के साथ, वेक्टर का मतलब वाहक क्या होता है, जैसे आप यहां से बाड़मेर जा रहे हैं तो आपके यहां से बाड़मेर जाने का जो साधन है वो आपकी पर्सनल गाड़ी हो सकती है, बस हो सकती है या मोटरसाइकिल हो सकती है। वैसे ही किसी वांछित जीन खंड वाले डीएनए को किसी वाहक के डीएनए के साथ अर्थात वेक्टर के साथ जोड़ करके किसी परपोषी कोशिका में भेजते हुए और उस परपोषी कोशिका का संवर्धन माध्यम में संवर्धन करवाकर आप किसी वांछित गुणों वाली प्रोटीन या एक वांछित गुणों वाले रासायनिक पदार्थ का संश्लेषण कर सकते हैं। यही अपना मुख्य एम था आनुवांशिक अभियांत्रिकी में, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी की जो प्रोसेस है उसका अपना मुख्य जो अहम था वो यही था। तो इसके लिए वाहक कौन हो सकता है, वाहक कैसे ढूंढा वैज्ञानिकों ने, सबसे पहले कौन से वाहक की खोज की थी, और किस वाहक का उपयोग आजकल वैज्ञानिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी में लेकर के और जैव रासायनिक पदार्थों का प्रयोगशालीय माध्यम या कृत्रिम माध्यम में संश्लेषण करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि वाहक होता क्या है, वेक्टर क्या होता है, और इसका नाम क्लोनिंग संवाहक क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो ये संवाहक या वेक्टर इसलिए कहलाता है कि वेक्टर इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके साथ वांछित जीन खंड या वांछित डीएनए जीन खंड को जोड़कर किसी परपोषी कोशिका में भेजा जाता है, अर्थात उस वांछित जीन खंड वाले डीएनए को उस परपोषी सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म तक ले जाने का कार्य ये ही करता है, ये डीएनए का खंड ही करता है, इसलिए इसको संवाहक कहते हैं। अब दूसरा, इसको क्लोनिंग क्यों कहते हैं। क्लोनिंग की परिभाषा मैं पहले ही बता चुका हूं। क्लोन बना है, क्लोनिंग जो शब्द है वो बना है क्लोन से, क्लोनिंग शब्द की उत्पत्ति हुई है क्लोन से। और क्लोन क्या होता है, ऐसे सजीव जो आनुवांशिक और आकारिक रूप से और परस्पर आपस में अपने पैतृकों के समान होते हैं, उनको क्लोन कहते हैं। और
इनके उत्पन्न होने की क्रिया जो है वो क्लोनिंग कहलाती है। अर्थात आप, ये तो सजीवों की बात हुई, अब मैं निर्जीव की बात करूं तो एक पेज को ले लूं, एक पेज है वो एक है और उसकी प्रिंटिंग मशीन या फोटोकॉपी मशीन से कई सारी कॉपियां निकाल दी जाए तो वो क्या है? क्लोनिंग है। उस पेज की क्या है? क्लोनिंग है। उसी प्रकार से ये जो संवाहक होता है इसमें क्लोनिंग करने की क्षमता पाई जाती है। अर्थात ये किसी सजीव कोशिका में जाकर के और उस सजीव कोशिका का जब संवर्धन माध्यम में आप संवर्धन करवाएंगे तो उस सजीव कोशिका के संवर्धन के साथ साथ इस वाहक प्लाज्मिड या वाहक डीएनए या संवाहक डीएनए की भी कई सारी प्रतियां या कॉपियां बन जाती है। और इसकी कई सारी कॉपियां और प्रतियां बनती है तो उसके साथ जो आपने वांछित जीन खंड वाला डीएनए जोड़ा है उसकी भी कई सारी प्रतियां या कॉपियां बन जाती है। इसलिए इसका पूरा नाम हो गया क्लोनिंग संवाहक। अब परिभाषा की मैं बात करूं तो मैं यूं कहूंगा कि क्लोनिंग संवाहक के रूप में, सबसे पहला पॉइंट, क्लोनिंग संवाहक के रूप में प्रोकैरियोटिक जीव जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में उपस्थित dsDNA के रूप में अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त एक dsDNA उपस्थित रहता है, वो प्लाज्मिड कहलाता है। वो dsDNA क्या कहलाता है भैया? प्लाज्मिड कहलाता है। और इस प्लाज्मिड को मुख्यतः वृत्ताकार रूप में देखने को मिलता है, सर्कुलर रूप में। तो किस रूप में पाया जाता है? वृत्ताकार रूप में पाया जाता है। कहां उपस्थित रहता है? प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं में, अर्थात बैक्टीरिया में उपस्थित रहता है। कहते हैं क्या उसको? प्लाज्मिड कहते हैं। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए या दोहरा रज्जुक डीएनए होता है। अर्थात जीवाणुओं में उपस्थित dsDNA का वह अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ जिसका उपयोग किसी वांछित जीन को उसके साथ जोड़कर किसी परपोषी कोशिका या होस्ट सेल में स्थानांतरित करने हेतु कार्य में लिया जाता है, उसको आप क्लोनिंग संवाहक या क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। ये इसकी परिभाषा की बात होती। कहां पाया जाता है? जीवाणुओं में पाया जाता है। अब ये बात ये है कि किसी जीवाणु में से आप ये क्लोनिंग संवाहक बाहर निकाल लेंगे तो भी उस जीवाणु की सामान्य क्रियाशीलता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसमें, जीवाणु में, आनुवांशिक गुणधर्मों को नियंत्रित करने वाली जीन और दूसरी होती है और वो केंद्रक के रूप में, केंद्रक जैसी आभा वाली संरचना के रूप में उपस्थित रहती है। और ये जो प्लाज्मिड होता है वो जीवाणु का अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ है, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ है जो जीवाणुओं में कई प्रकार के कार्य करता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूं तो जो ई कोलाई जीवाणु है उसमें ये अतिरिक्त प्लाज्मिड उपस्थित रहता है। साथ ही साथ आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु है एक, जिसमें एक प्लाज्मिड उपस्थित रहता है। उस प्लाज्मिड का नाम है TI प्लाज्मिड। नाम क्या है? TI प्लाज्मिड। अब TI प्लाज्मिड का क्या मतलब हुआ? TI का, T का मतलब है ट्यूमर, I का मतलब है इंड्यूसिंग। अर्थात ट्यूमर यानी उर्बुद, उर्बुद यानी गांठ, इंड्यूसिंग यानी प्रेरित करने वाला। अर्थात एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक एक जीवाणु होता है जो पादपों में संक्रमण करता है और पादपों में संक्रमण करके अपने इस TI प्लाज्मिड, जो अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ है, इस TI प्लाज्मिड को किसी पादप कोशिका में स्थानांतरित कर देता है और वो पादप कोशिका में जाकर के और ट्यूमर यानी अर्बुद यानी गांठ उत्पन्न करने वाले प्रोटीन का संश्लेषण करता है और वो उस पादप कोशिका में गांठें बना देता है, या पादप उत्तक में, पादप अंगों में अलग अलग भागों पे गांठें बन जाती। और जो गांठें बनती है वो गांठें उन जीवाणु के लिए लाभदायक रासायनिक पदार्थों का स्रावण करती है। तो ये उस जीवाणु में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ था जो किसी पादप कोशिकाओं में जाकर के एक अलग ही कार्य कर रहा था। तो वैज्ञानिकों ने कहा, या वैज्ञानिकों ने अपने दिमाग में सोचा कि यार इस जीवाणु में पाए जाने वाला ये जो TI प्लाज्मिड है वो इस जीवाणु में से किसी दूसरी कोशिका में जाकर के वह अपनी बहुत सारी कॉपियां बना रहा है। मतलब इसका उपयोग आप आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किसी वांछित जीन को इसके साथ जोड़कर किसी परपोषी कोशिका तक स्थानांतरित करने हेतु उपयोग में भी ले सकते हैं। ऐसा ही विचार आने के बाद जीवाणुओं में पाए जाने वाले इन अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थों अर्थात प्लाज्मिड को क्लोनिंग संवाहक के रूप में उपयोग में लेने लगे। और इस क्रिया के अंतर्गत सबसे पहले हर्बर्ट बॉयर ने अपनी लैब या प्रयोगशाला में सबसे पहले एक क्लोनिंग संवाहक के रूप में PBr
322 अर्थात पीबीआर 332 नामक एक क्लोनिंग संवाहक प्लाज्मिड को बनाया। पीबीआर क्या है, 322 क्या है, इन सारी बातों को अपन देखेंगे। उससे पहले अपन ये भी देख लें कि जो संवाहक प्लाज्मिड होता है वो किस प्रकार से, संवाहक जो प्लाज्मिड होता है वो किस प्रकार से किसी वांछित जीन को अपने साथ जोड़कर और किसी परपोषी कोशिका में ले जाता है, और ले जाने के लिए उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आप हर एक जीवाणु में उपस्थित प्लाज्मिड या अतिरिक्त जो अनुवांशिक पदार्थ अपन कह रहे हैं उसको क्लोनिंग संवाहक के रूप में उपयोग में नहीं ले सकते। उसके अंदर कुछ विशिष्ट गुणधर्म होने चाहिए, और मुख्यतः वैज्ञानिकों ने ऐसे 4 गुणधर्म ढूंढे हैं या खोजे हैं जो यदि किसी वाहक प्लाज्मिड में है तो आप उसका उपयोग अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी के दौरान पुनर्योगज डीएनए निर्माण के समय क्लोनिंग संवाहक के रूप में उपयोग लेने हेतु ले सकते हैं। फिर से एक बात बोल रहा हूं कि किसी जीवाणु में उपस्थित ऐसे प्लाज्मिड जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए 4 गुणधर्म उपस्थित होंगे, उसी प्लाज्मिड का उपयोग आप क्लोनिंग संवाहक के रूप में लेंगे। ठीक है, अब क्लोनिंग संवाहक के रूप में जिसका उपयोग लेंगे, माना कि आपने क्लोनिंग संवाहक के रूप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के, माना कि आपने क्लोनिंग संवाहक के रूप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड को उपयोग में ले लिया है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड को आपने उपयोग में लिया है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड है, माना कि अपन ऐसा इमेजिंग कर रहे हैं, और ये किसी सजीव कोशिका में उपस्थित वांछित जीन खंड वाला, वांछित जीन खंड वाला डीएनए है। अब इस वांछित जीन खंड वाला जो डीएनए है, इस डीएनए में से आपको माना कि इतनी सी जीन को काट करके अलग करना है, और इस जीन को जो आप काट रहे हैं, ये जीन आपकी कैसी जीन है, ये वांछित जीन है। जो आप काट के अलग कर रहे हैं वो वांछित जीन है, और इस जीन के पास में किसी विशेष प्रकार की वांछित लक्षणों वाली प्रोटीन का संश्लेषण करने की सूचना या संकेत या भाषा निहित है या स्थित है। इस जीन को आपको यहां से काट करके इस टीआई प्लाज्मिड के साथ में जोड़ना है। तो इस टीआई प्लाज्मिड के साथ में क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, ये टीआई प्लाज्मिड यहां पर क्या है, क्लोनिंग संवाहक है भैया। ये टीआई प्लाज्मिड यहां पर क्या है, क्लोनिंग संवाहक है। इसके लिए आपको इन दोनों प्रकार के डीएस डीएनए, ये भी डीएस डीएनए, ये भी डीएस डीएनए, इन दोनों प्रकार के जो डीएस डीएनए है, इनकी क्रिया एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा करवानी होगी। आप जानते हैं एक ही प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम किसी डीएनए के आंतरिक भागों में उपस्थित विशिष्ट पैलिंड्रोमिक स्थलों से एक समान नाइट्रोजन क्षारकों से दोनों रज्जुओं को काट देता है। पैलिंड्रोमिक स्थल क्या होते हैं ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो माना कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इस वांछित डीएनए या जीन खंड को यहां से काटता है, और यहां से भी इस जीन खंड को यहां से काट देगा। तो यहां पर एक नया डीएनए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक नया डीएनए प्राप्त होगा, और कैसा डीएनए प्राप्त होगा, ऐसा डीएनए प्राप्त होगा। इस प्रकार का डीएनए प्राप्त होगा, और यहां से जो टुकड़ा टूट के आएगा वो टुकड़ा कैसा होगा, वो टुकड़ा इस प्रकार का होगा, ऐसा होगा। ठीक बात है। अब इन दोनों की क्रिया, ये वांछित जीन वाला डीएनए है और ये आपका क्लोनिंग संवाहक है। इन दोनों की क्रिया आपने डीएनए लाइगेज की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, डीएनए लाइगेज, जो आप पुनर्योगज डीएनए निर्माण का साधन है, टूल्स है, उसकी उपस्थिति में करवाते हैं। तो ये वांछित जीन वाला डीएनए खंड यहां पर आकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और ये जो डीएनए बना है उसको आप रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं।
रिकॉम्बिनेट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए या काइमेरिक डीएनए कहते हैं। इस प्रकार से बनने वाले इस पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए में एक विशेष प्रकार का गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है? कि इसमें एक वांछित जीन उपस्थित है और ये वांछित जीन एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन या जैव रासायनिक अणु या एक हार्मोन का संश्लेषण करने वाला है। औद्योगिक स्तर पर या बहुत ही विस्तार से या बहुत अधिक मात्रा में प्रयोगशाला के अंदर कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवाकर इसकी बहुत सारी मात्रा आप प्राप्त कर सकते हैं। माना कि वांछित जीन थी, इसमें इंसुलिन हार्मोन को संश्लेषित करने की क्षमता है, तो ये किसका निर्माण कर देगी? इंसुलिन का निर्माण कर देगी। या किसी वैक्सीन का निर्माण करने की क्षमता है तो वो वैक्सीन बना देगी। इस प्रकार से बना ये जो पुनर्योगज डीएनए है, इसको आप सबसे जो पांचवा साधन है, चौथा साधन तो ये है ही, जो पुनर्योगज डीएनए निर्माण का चौथा टूल्स या साधन है वो तो प्लाज्मिड है, संवाहक प्लाज्मिड है या क्लोनिंग संवाहक है। और पांचवा जो साधन है वो आपका परपोषी कोशिका या होस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसके रूप में माना कि आप किसी जीवाणु को उपयोग में ले रहे हैं। तो ये जीवाणु है, इस जीवाणु के अंदर इस रिकॉम्बिनेट डीएनए को आप क्या कर देते हैं? प्रवेशित करवा देते हैं। और प्रवेशित करवाने के बाद माना कि ये जीवाणु ई कोलाई जीवाणु है, इस जीवाणु में आपने इस काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए को प्रवेशित करवाया और इस जीवाणु को कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवाया। तो कृत्रिम संवर्धन माध्यम में जब ये जीवाणु संवर्धित होगा तो इसकी दुनिया बहुत सारी कॉपियां बनेगी और इन कॉपियों में इस जीवाणु के अंदर जो ये पुनर्योगज डीएनए आया है वो डीएनए के अंदर उपस्थित इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करने वाली जीन भी अपनी बहुत सारी कॉपियां बनाएगा। और ये जीन अपनी कॉपियां बनाने के साथ साथ जीवाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ जीवाणु के डीएनए से बनने वाले प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ इस विशिष्ट प्रकार के डीएनए या इस वांछित जीन वाले डीएनए की प्रतिकृतिकरण के कारण इससे बनने वाली प्रोटीन का निर्माण भी होगा, अर्थात इंसुलिन का निर्माण भी साथ में हो जाएगा। यही अपना मूल लक्ष्य है। तो आप पढ़ रहे हैं पुनर्योगज डीएनए के साधन या टूल्स या इंस्ट्रूमेंट। तो उसके लिए आपने पुनर्योगज डीएनए कैसे बनता है और वो किस प्रकार से आगे कार्य करता है ये बातें देखी। तो इसके अंदर आप कह रहे हैं कि मुख्यतः जो काम आने वाली चीज है या मुख्यतः जो इस पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करके और उस पुनर्योगज डीएनए को किसी परपोषी कोशिका तक ले जाने वाली जो चीज है उसको आप कहते हैं आप क्लोनिंग संवाहक। और क्लोनिंग संवाहक के रूप में जो खोजा गया है वो है सबसे पहला क्लोनिंग संवाहक है वो आपका ये हर्बर्ट बॉयर की लैब में ई कोलाई जीवाणु में पाया जाने वाला एक विशिष्ट प्लाज्मिड था जिसको PBR322 नाम दिया गया। इसमें P का अर्थ तो प्लाज्मिड है, B का मतलब बॉलीवर है और R का मतलब रॉड्रिगर है। अब बॉलीवर और रॉड्रिगर ये दो शोधार्थियों के नाम है, अर्थात उस लैब में शोध करने वाले दो स्टूडेंटों के नाम है, शोध कार्य करने वाले दो स्टूडेंटों के नाम है। अर्थात इस प्लाज्मिड का नाम हर्बर्ट बॉयर की लैब में शोध कार्य करने वाले दो शोधार्थियों के नाम के आधार पर पूरा नाम PBR322 रखा गया था। अब इस क्लोनिंग संवाहक को अपन विस्तार से देखने के लिए जाएं तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्लोनिंग संवाहक के रूप में जिस किसी को भी उपयोग में लेंगे उसकी कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। उन विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। सबसे पहली विशेषता है किसकी? इस संवाहक क्लोनिंग वेक्टर जो है इसकी सबसे पहली विशेषता है वो है क्लोनिंग संवाहक के अंदर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, अर्थात प्रतिकृतियन का उद्गम स्थल होना चाहिए। प्रतिकृतियन का उद्गम स्थल होना चाहिए। दूसरा जो है वो वर्ण योग्य चिन्हक या सेलेक्टेबल मार्कर, वर्ण योग्यक या योग्य चिन्हक। अगला है इसमें क्लोनिंग साइट या क्लोनिंग स्थल होना चाहिए। क्लोनिंग स्थल होना चाहिए इसके अंदर। और चौथा है इसमें जीन की क्लोनिंग या फोटोकॉपी करने की क्षमता उपस्थित रहनी चाहिए। जीन
क्लोनिंग की क्षमता उपस्थित हो। ये गुणधर्म यदि किसी वाहक प्लाज्मिड में उपस्थित है तो उस वाहक प्लाज्मिड का उपयोग आप क्लोनिंग सहवाहक के रूप में कर सकते हैं। अब इन सभी बातों को अपन विस्तार से देखेंगे कि सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या होता है, प्रतिकृतियन का उद्गम क्या होता है। आप जब भी प्रोटीन संश्लेषण पढ़ेंगे तो प्रोटीन संश्लेषण के समय आप कहते हैं कि डीएनए से डीएनए का निर्माण और डीएनए से आरएनए का निर्माण और आरएनए द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होना, ये तीन क्रियाएं मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो इस क्रिया को प्रतिकृतियन कहते हैं, और जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो इस क्रिया को अनुलेखन कहते हैं, और जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो इस क्रिया को अनुवादन कहते हैं। तो प्रतिकृतियन, अनुलेखन और अनुवादन तीन काम होते हैं। पूरी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया आपको मैं संक्षिप्त में या जड़ से लेकर के और तने तक या पूरी पत्ती तक ले जाने की बात करूं प्रोटीन संश्लेषण के अंदर, तो मैं कहूंगा कि प्रत्येक सजीव कोशिका के केंद्रक में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है। उस डीएनए पर जीन स्थित रहते हैं और प्रत्येक जीन का एक विशिष्ट कार्य होता है और वो जीन एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करते हुए अपने कार्य को संपन्न करती है। तो प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए जब एक कोशिका से समसूत्री विभाजन द्वारा दूसरी कोशिका बनेगी तो उसमें डीएनए की आधी मात्रा रह जाएगी। उस आधी मात्रा को वापस पूरा करने के लिए सबसे पहले डीएनए अपना रिप्लिकेशन करता है और इसी क्रिया को डीएनए का प्रतिकृतियन, अर्थात एक डीएनए से फोटोकॉपी होकर उसके जैसा और डीएनए बनना डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतियन कहलाता है। अब जो डीएनए है उसी डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, तो डीएनए से एमआरएनए का निर्माण अनुलेखन कहलाता है, अर्थात डीएनए की भाषा का आरएनए की भाषा में रूपांतरण अनुलेखन कहलाता है। अब एमआरएनए तो आया, अब डीएनए के पास जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना है, डीएनए के पास प्रोटीन संश्लेषण की जो सूचना या संकेत थे वो संकेत एमआरएनए के रूप में, एक कोडॉन के रूप में, एक मैसेज के रूप में कोशिका ध्रुव में आएंगे और कोशिका ध्रुव में आने वाला एमआरएनए एक विशिष्ट प्रकार के टीआरएनए से जुड़ेगा और वो टीआरएनए एक्टिव होकर के कोशिका ध्रुव में उपस्थित विशिष्ट प्रकार के एमिनो अम्ल को अपने 3' एंड पर चिपका करके राइबोसोम अर्थात आरआरएनए पर जाएगा और एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। ये प्रोटीन संश्लेषण की रूपरेखा या क्रियाविधि है। तो आप यहां पर देख रहे हैं प्रतिकृतियन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, अर्थात जो प्लाज्मिड है, जिस वाहक प्लाज्मिड, जिस डीएनए के प्लाज्मिड को आप वाहक प्लाज्मिड के रूप में उपयोग में लेना चाहते हैं, उस प्लाज्मिड के पास अपनी खुद की प्रतिकृति करने की, अर्थात अपनी खुद की फोटोकॉपी बनाने की क्षमता खुद के पास होनी चाहिए। यदि वो वाहक प्लाज्मिड का मतलब क्या है, एक डीएनए, उस डीएनए की अपनी खुद की प्रतिकृति यानी अपने खुद के जैसा डीएनए खुद बनाने की क्षमता खुद नहीं रखेगा तो उसको आप वाहक के रूप में काम में नहीं ले सकते। तो वाहक प्लाज्मिड के रूप में आप जिस डीएनए को उपयोग में लेना चाहते हैं उसके पास सबसे पहला पावर, सबसे पहली क्षमता जो है वो ये है कि वाहक डीएनए में उपस्थित क्षारक युग्मों का ऐसा समूह या अनुक्रम, वाहक डीएनए में उपस्थित, मैं जगह बता रहा हूं, वाहक डीएनए में उपस्थित ऐसे क्षारक युग्मों, ये वाहक डीएनए आपके पास PBR322, इसके पास उपस्थित ऐसे क्षारक युग्म या नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम जो प्रतिकृतियन को प्रारंभ करने में सहायक होते हो उसे प्रतिकृतियन का उद्गम स्थल कहते हैं। अर्थात ये डीएनए अपनी खुद की प्रतिकृति करेगा कहां से शुरू करेगा। ऐसा शुरू करने के लिए भी इस डीएनए, प्लाज्मिड है क्या, क्लोनिंग सहवाहक है क्या, डीएनए का एक टुकड़ा है, डीएनए का एक भाग है, डीएनए का एक खंड है जिसके खुद के पास इस खुद की प्रतिकृतियन करने के लिए, अर्थात इसके जैसी खुद और फोटोकॉपी बनाने के लिए इसके पास ऐसे अनुक्रम उपस्थित है या नाइट्रोजन क्षारकों के या न्यूक्लियोटाइडों के ऐसे अनुक्रम है जो ये सूचना अपने पास रखते हैं कि साहब हम, हमारी जब जरूरत पड़ेगी तब यहां से अपन अपनी फोटोकॉपी बनाना शुरू कर लेंगे। ऐसी नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन या प्रतिकृतियन का उद्गम स्थल कहते हैं। और जिस प्लाज्मिडों के अंदर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट अर्थात प्रतिकृतियन का उद्गम स्थल उपस्थित होगा, उस
प्लाज्मिड को ही आप वेक्टर प्लाज्मिड या क्लोनिंग संवाहक के रूप में काम में ले सकते हैं। तो समझ में आ गई होगी। और आपको यहां बता दूं कि ये जो PBr322 है, इसमें ORI जो आपको दिखाई दे रहा है, ORI वो इसका क्लोनिंग संवाहक जो डीएनए है, इसका प्रतिकृतियन का उद्गम स्थल है। किसी प्लाज्मिड का वह स्थान जहां से रिप्लिकेशन प्रारंभ होता है या रिप्लिकेशन को प्रारंभ करने वाले नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम या न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम उपस्थित होते हैं, उस स्थल को ही उस वाहक प्लाज्मिड का प्रतिकृतियन का उद्गम स्थल कहते हैं। और किसी भी वाहक प्लाज्मिड में उसको या आप क्लोनिंग वेक्टर के रूप में उपयोग में लेना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, यदि किसी वाहक प्लाज्मिड को आप डीएनए पुनर्योगज टेक्निक या पुनर्योजन डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाने के लिए वाहक के रूप में प्रयोग में लाना चाहते हैं, तो उसके पास में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन स्थल अर्थात रिप्लिकेशन यानी प्रतिकृतियन का उद्गम स्थल खुद का होना चाहिए। और यहां बात करते हैं इस ई कोलाई बैक्टीरिया में उपस्थित क्लोनिंग सहवाहक के रूप में काम आने वाला PBr322, तो इसके अंदर ये जो जीनों के अनुक्रम दिखाई दे रहे हैं आपको ORI, इसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन अर्थात प्रतिकृतियन का उद्गम करने वाले नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम या जीनों के अनुक्रम। ठीक बात है, जिसमें ये होगा उसको आप क्लोनिंग वेक्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। दूसरा यह है कि इनके साथ साथ इस वाहक प्लाज्मिड में प्लाज्मिड डीएनए के प्रतिकृतियन में भाग लेने वाले प्रोटीन का कूट लेखन करने वाले जीन भी उपस्थित रहने चाहिए। देख लो, आपको क्या करना है, इसका प्रतिकृतियन कराना है, तो इसके प्रतिकृतिकरण में काम आने के लिए कुछ न कुछ तो जैसे आपको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए या ऐसे और भी कई सारी चीजें चाहिए, तो इस वाहक प्लाज्मिड के प्रतिकृतियन में भाग लेने वाले कुछ प्रोटीनों की आवश्यकता पड़ेगी। उन प्रोटीनों का कूट लेखन या उन प्रोटीनों को बनाने में भाग लेने वाली जीन भी इस वाहक प्लाज्मिड के पास ही उपस्थित रहनी चाहिए, नहीं तो ये बेचारा अपनी प्रतिकृतियन का उद्गम तो कर देगा, खुद का रिप्लिकेशन यानी खुद के डीएनए अपने जैसी डीएनए की फोटोकॉपी बनाना ये प्रारंभ तो कर लेगा ड्यू टू प्रेजेंसिंग ऑफ साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन की जो साइट है उसकी उपस्थिति के कारण ये अपने प्रतिकृतियन का उद्गम तो कर लेगा, पर उसको पूरा करने के लिए कुछ प्रोटीन भी तो चाहिए, कुछ विशेष प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज जैसे एंजाइम भी तो चाहिए। उन एंजाइमों का निर्माण करने वाले जीन भी इसके ऊपर ही उपस्थित रहने चाहिए। और मैं बात करूं PBr322 की, तो ये जो रॉप दिखाई दे रहा है, रॉप ROP, ये रिप्लिकेशन को ओरिजिन यानी स्टार्ट करने के लिए, रिप्लिकेशन यानी प्रतिकृतियन, O का मतलब ओरिजिन यानी स्टार्ट करने के लिए, और P का मतलब है प्लाज्मिड के पास उपस्थित ऐसे जीनों का अनुक्रम या जीनों का खंड या जीनों का कूट लेखन करने वाले नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम, वो भी इसके ऊपर उपस्थित होता है। अब दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर, वर्णक योग्यक चिन्हक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि कोई भी प्लाज्मिड है और उसको आप वाहक के रूप में या क्लोनिंग संवाहक के रूप में उपयोग में लेना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके खुद के पास खुद के वर्ण योग्य चिन्हक उपस्थित रहने चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर उपस्थित रहने चाहिए। अब क्या होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, तो मैं अगले पेज पे चलूंगा। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, वर्ण योग्य चिन्हक। वर्ण योग्य चिन्हक होते क्या है भैया, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि वाहक प्लाज्मिड में उपस्थित वर्ण योग्य चिन्हक जो है वो अरूपांतरज जीवाणुओं, नॉन ट्रांसफॉर्मेट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेट्स और ट्रांसफॉर्मेट्स, इनको हिंदी में कहते हैं अरूपांतरजों, बहुवचन है, और यह है रूपांतरजों। अब देखिएगा, आपने कोई वाहक प्लाज्मिड लिया काम में, वाहक प्लाज्मिड काम में लेकर के उस वाहक प्लाज्मिड के साथ आपने वांछित जीन वाला डीएनए खंड जोड़ दिया, जोड़ करके आपने काइमेरिक डीएनए या पुनर्योगज डीएनए या टॉलरिंग डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए आपने बना लिया।
बना करके उस पुनर्योगज डीएनए को आपने किसी वाहक या परपोषी या यूं कहें होस्ट सेल के अंदर भेज दिया और उस होस्ट सेल को आपने संवर्धन माध्यम में संवर्धन करवाना शुरू किया। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप कोई एक ही होस्ट सेल को लेंगे, जैसे आपने ई कोलाई जीवाणु को या परपोषी कोशिका के रूप में चयनित किया और परपोषी कोशिका के रूप में चयनित करके और ई कोलाई जीवाणु को आप संवर्धन कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धन करवाना शुरू करते हैं। तो अब आपको बाहर से देखने से कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ई कोलाई जीवाणु है जिसमें अपना वांछित जीन खंड वाला काइमेरिक डीएनए उपस्थित है और कौन सा ई कोलाई है जिसमें अपने वांछित जीन खंड वाला पुनर्योगज डीएनए उपस्थित नहीं है? पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा कैसे चलेगा? इस जो वेक्टर है, ये क्लोनिंग सहवाक है, इसके ऊपर ये पता चलाने में सहायक कुछ जीन उपस्थित रहने चाहिए। लो साहब, अरे भाई, वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग इतना विस्तृत रूप से अंदर घुसा के और सोचा है कि देखो कि आपने पुनर्योगज डीएनए भी बना लिया, उसको परपोषी कोशिका में भेज भी दिया और परपोषी कोशिका में भेज करके और परपोषी कोशिका को संवर्धन कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवा करके किसी जैव रासायनिक पदार्थ की उत्पत्ति करना भी आपने शुरू कर दी। तो आपको बाहर से देखने पे पता कैसे चलेगा कि अपने कौन से ई कोलाई जीवाणु में पुनर्योगज डीएनए उपस्थित है और कौन से में नहीं है? भाई, आपको कई पूरे गांव की भेड़ यदि मिश्रित कर दी जाए तो आपको दूर से देखने पर कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सी भेड़ अपनी है और कौन सी अपनी नहीं है? पर यदि आप अपनी भेड़ के ऊपर कोई विशेष प्रकार का चिन्ह अंकित कर दे, कोई सिंबल कर दे, कोई कलर से ऐसा कोई सिंबल बना के छोड़ दे, तो आप दूर से देख के पता लगा सकते हैं कि ये भेड़ अपनी है और ये भेड़ अपनी नहीं है। तो ऐसा ही अब आपने वाहक डीएनए के रूप में किसी क्लोनिंग वाहक का उपयोग में लिया और क्लोनिंग वाहक को उपयोग में लेके काइमेरिक डीएनए बना करके किसी परपोषी कोशिका में भेज दिया और परपोषी कोशिका को संवर्धन माध्यम में डाल करके और संवर्धन करवाते हुए आप किसी बायोमोलिक्यूल्स या जैव रासायनिक अणु की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो कौन से संवर्धन माध्यम में जो आप ई कोलाई जीवाणु संवर्धन करवा रहे हैं वो अपने काम के है कि नहीं है? अर्थात वो रूपांतरज है कि नहीं है जिसमें काइमेरिक डीएनए होगा, अर्थात रिकॉम्बिनेट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए होगा। वो तो ई कोलाई कैसे कहलाएंगे? रूपांतरज कहलाएंगे। और जिनमें रिकॉम्बिनेट डीएनए नहीं होगा, अर्थात काइमेरिक डीएनए नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे? अरूपांतरज कहलाएंगे। समझ में आ रही बात? यानी उनमें अपना कोई काम का है नहीं भाग। तो अब काम वाले को तो संवर्धन करवाना है और जो अरूपांतरज है, जो ई कोलाई अपने काम के ही नहीं, उनमें काइमेरिक डीएनए डाला ही नहीं है आपने, वो भी साथ में संवर्धन हो रहे हैं, तो फालतू अपने संवर्धन माध्यम का जो पोषक माध्यम है उनको खा करके खत्म कर रहे हैं। तो आपको रूपांतरज अर्थात ट्रांसफॉर्मेट प्लाज्मिड कौन से हैं, ट्रांसफॉर्मेट ई कोलाई जीवाणु कौन से हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेट यानी अरूपांतरज ई कोलाई जीवाणु कौन से, उन दोनों को अलग अलग पहचानने का तरीका है वो भी किस में पाया जाना चाहिए? इस वाहक प्लाज्मिड के अंदर पाया जाना चाहिए। यदि ऐसा निर्धारण करने की क्षमता उस वाहक प्लाज्मिड में है तो आप उसको क्लोनिंग संवाहक के रूप में उपयोग में लेंगे। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा ये समझाने का प्रयास करूंगा कि इस क्लोनिंग संवाहक के अंदर ऐसे वर्ण योगक चिन्ह कौन से हैं। तो मैं कहूंगा इसके अंदर वर्ण योगक चिन्ह दो है। एक तो है एम्पिसिलिन प्रतिरोधी, एम्पिसिलिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। ये AMPR का मतलब होता है एम्पिसिलिन प्रतिजैविक औषधि के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाला जीन, और इधर TETR का मतलब है टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक औषधि के विरुद्ध प्रतिजैविक क्षमता या प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने वाला जीन। अर्थात ई कोलाई जीवाणु में पाए जाने वाले इस PBR322 वाहक या सहवाहक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर विशेष प्रकार की दो प्रतिरोधी जीन उपस्थित रहते हैं या प्रतिजैविक औषधियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाले जीन उपस्थित रहते हैं। देख लो खटके, ये क्या करते हैं? ये ई कोलाई जीवाणु के अंदर उपस्थित रहता है ना, तब ये ऐसी प्रोटीन का निर्माण करता है जो इस ई कोलाई जीवाणु को इस एम्पिसिलिन प्रतिजैविक औषधि के विरुद्ध
कार्यशील कर देते हैं, अर्थात वो औषधि इसके ऊपर कोई काम नहीं करती। दूसरा, टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक औषधि होती है। प्रतिजैविक औषधियां क्या होती? एंटीबायोटिक ड्रग्स में आपको पढ़ा चुका हूं कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो अपनी अति अल्प सांद्रता पर दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीव की वृद्धि और विकास का विरोध करते हैं, प्रतिजैविक औषधियां कहलाती है। और एक सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है और दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि और विकास को रोकती है। तो भगवान ने, गॉड ने या प्रकृति ने इन सूक्ष्म जीवों को ऐसी क्षमता दे दी कि वो एक विशेष प्रकार की प्रतिजैविक औषधि के विरुद्ध तो खुद क्रियाशील रहते हैं, अर्थात वो प्रतिजैविक औषधि उनको खत्म नहीं कर सकती। तो वाक प्लाज्मिड में ये दोनों प्रकार के प्रतिजैविक औषधियों के विरुद्ध, इन दोनों प्रकार की प्रतिजैविक औषधियों के विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने वाले जीन उपस्थित रहते हैं। और वो जीन यदि वाहक प्लाज्मिड में उपस्थित है तो ऐसा वाहक प्लाज्मिड किसी काइमेरिक डीएनए का निर्माण करने में काम में आ रहा है, और फिर उस काइमेरिक डीएनए को आपने ई कोलाई जीवाणु में वापस डाला और उस ई कोलाई जीवाणु को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवाया और उस संवर्धन माध्यम में आपने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल दी, तो भी वो ई कोलाई जीवाणु मजे से वहां संवर्धन करेगा, उसके वृद्धि और विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने, अब मैं, ये तो पहली बात हुई, अब मैं दूसरी बात बताऊं कि आपने इसको वाहक प्लाज्मिड के रूप में काम में लिया, वाहक प्लाज्मिड के रूप में काम में लिया, तब जो वांछित जीन खंड वाला डीएनए था ना, उस वांछित जीन खंड वाले डीएनए को इस एम्पिसिलिन प्रतिरोधी, एम्पिसिलिन प्रतिजैविक औषधि के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाले जीन के स्थान पर जोड़ दिया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस वाहक प्लाज्मिड में से एम्पिसिलिन प्रतिजैविक औषधि के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाला जीन हट गया है। उसके स्थान पर कौन आ गया है भाई? उसके स्थान पर कौन आ गया है? वांछित जीन खंड आ गया है। बात को समझना आ रहे मित्रों? क्या आ गया वहां पर? वांछित जीन। देखिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट के ये हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है, ये टॉपिक कभी समझ में नहीं आता, पर इस वीडियो को आप ढंग से मन लगा के सुन लोगे तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं कि वाहक प्लाज्मिड क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से विशेषताएं रहती है और वो विशेषताएं क्यों चुनते हैं वैज्ञानिक। तो इस वाहक प्लाज्मिड के जो एम्पिसिलिन प्रतिजैविक औषधि के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाला जीन था, उसको हटा करके उसके स्थान पे कौन जोड़ दिया है? अब वांछित डीएनए खंड को जोड़ दिया है। तो अब एक वांछित जीन खंड जोड़ते ये क्या बन जाएगा? काइमेरिक डीएनए बन जाएगा, पुनर्योगित डीएनए बन जाएगा। अब इस पुनर्योगित डीएनए को आपने माना कि एक ई कोलाई जीवाणु में भेज दिया है, यानी अब आपने यहां पर पोषक कोशिका या परपोषी कोशिका के रूप में किसको काम में ले लिया? ई कोलाई जीवाणु को काम में लिया है। पहले वाली जो ई कोलाई जीवाणु थी वो तो एम्पिसिलिन के प्रतिरोधी, एम्पिसिलिन प्रतिजैविक औषधि वाले माध्यम में भी अपना संवर्धन, माध्यम में भी अपना संवर्धन कर रही थी, और टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक औषधि वाले माध्यम में भी अपना संवर्धन ई कोलाई वो कर रहा था, क्योंकि उन दोनों प्रतिजैविक औषधियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाले जीन उस वाहक प्लाज्मिड में उपस्थित थे। अब जो आप वाहक प्लाज्मिड ले रहे हैं और उससे जो काइमेरिक डीएनए बना रहे हैं, उस काइमेरिक डीएनए को आपने ई कोलाई जीवाणु में भेजा है, और ई कोलाई जीवाणु में भेजने के बाद आपने ई कोलाई जीवाणु में भेजने के बाद आपने जो संवर्धन माध्यम प्राप्त किए हैं, दो आपने संवर्धन माध्यम प्राप्त किए हैं, एक के अंदर काइमेरिक डीएनए युक्त ई कोलाई जीवाणु उपस्थित है और दूसरे पर काइमेरिक डीएनए उपस्थित नहीं है, साधारण डीएनए है। दूसरे पर क्या है? साधारण डीएनए है। तब क्या होगा? तब ये हो जाएगा, इसमें तो है साधारण डीएनए और इसमें क्या है? काइमेरिक डीएनए। तो काइमेरिक डीएनए का निर्माण आपने कैसे किया है कि एम्पिसिलिन जो था उसको हटा दिया है और टेट्रासाइक्लिन अभी भी क्या है? टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन अभी भी उपस्थित है। तो यहां पर जैसे ही आप एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को डालोगे तो अब एम्पिसिलिन का विरोध करने वाला जीन इसमें है नहीं, तो ये कॉलोनी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। कॉलोनी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यहां पर आप एम्पिसिलिन को डालोगे तो ये जो ई कोलाई है इसके अंदर तो एम्पिसिलिन प्रतिजैविक औषधि का प्रतिरोध करने वाली जीन उपस्थित है, अर्थात इनके ऊपर एम्पिसिलिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तीसरा और एक संवर्धन माध्यम लिया जिसमें ये सामान्य बैक्टीरिया थे,
अर्थात रूपांतरित बैक्टीरिया थे, तो ये रूपांतरित बैक्टीरिया थे, माना कि ई कोलाई जीवाणु थे, और ये इनका संवर्धन माध्यम है। तो इसके अंदर जैसे ही आप टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को डालते हैं, तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के विरुद्ध, तो क्योंकि आपने जो जो क्लोनिंग सबवेक्टर लिया है उसमें एम्पिसिलिन वाले स्थान को काट करके हटाया, टेट्रासाइक्लिन वाला पड़ा है, तो टेट्रासाइक्लिन के विरुद्ध तो यहां पर भी प्रतिजैविक या प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो रही है, अर्थात टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं करती है। अर्थात कुल मिला के ये बात समझ में आई है अब अपने कि ये जो इसका जो वाहक प्लाज्मिड है PBr322, इसमें ये प्रतिरोधक जीन वाले 2 स्थान हैं, ये वर्णक यौगिक चिन्हक, अर्थात आप बाहर से प्रतिजैविक औषधि को संवर्धन माध्यम में डालकर ये पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा काइमेरिक डीएनए युक्त ई कोलाई की कॉलोनी है और कौन सी काइमेरिक डीएनए रहित ई कोलाई जीवाणु की कॉलोनी है। इसका पता आप बाहर से लगा सकते हैं, इसलिए इन दोनों स्थलों को इस वाहक प्लाज्मिड के क्या कहते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर या वर्णक यौगिक चिन्हक कहलाते हैं, वर्णक यौगिक चिन्हक कहलाते हैं। तो जिस वाहक प्लाज्मिड में वर्णक यौगिक चिन्हक उपस्थित रहते हैं उसे ही आप क्लोनिंग सहवाहक के रूप में काम में ले सकते हैं। अब तीसरा गुणधर्म है इसका, तीसरा गुणधर्म है वो है क्लोनिंग साइट या क्लोनिंग स्थल की उपस्थिति रहना। क्या मतलब होता है क्लोनिंग स्थल का, अर्थात वाहक डीएनए यानी प्लाज्मिड में एक ही क्लोनिंग साइट का पहचान स्थल होना चाहिए, क्लोनिंग साइट के एक से अधिक पहचान स्थल नहीं होने चाहिए। यदि क्लोनिंग साइट का पहचान स्थल एक से अधिक हो जाएगा तो ऐसे वाहक प्लाज्मिड को जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया करवाएंगे तो वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसको कहां से काटूं और कहां से रखूं। इसलिए जिस प्लाज्मिड को आप वाहक प्लाज्मिड के रूप में उपयोग में ले रहे हैं उस क्लोनिंग संवाहक में क्लोनिंग स्थल अर्थात जो रिप्लिकेशन करने का स्थान है वो एक ही रहना चाहिए। एक से अधिक स्थल हुए तो वो कंफ्यूजन हो सकते हैं। अब देखिएगा, अब कभी कभी इनके अंदर जैसे क्लोनिंग स्थल के रूप में माना कि एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन या टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन उपस्थित है, उनको हटा करके और अब एम्पिसिलिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को पहचानना, फिर उस माध्यम में टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन को डालना, फिर देखना, इसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है और ये एक वैज्ञानिक इसको ऑथेंटिक मेथड नहीं मानते। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस वाहक प्लाज्मिड, जिस प्लाज्मिड को वाहक के रूप में उपयोग में ले रहे हैं, उस प्लाज्मिड में कृत्रिम रूप से कुछ जीनों में आदान प्रदान कर, कुछ जीनों में काट छांट कर, कुछ जीनों में हेर फेर कर ऐसा क्लोनिंग स्थल बनाया जाता है। यानी क्लोनिंग का मतलब कॉलोनी जब बन रही है उसको पहचानने के लिए ऐसा स्थल या ऐसी साइट बना लेते हैं जो नग्न आंखों से या बाहर से ही कॉलोनी को देखकर ये पता लगा लेती है कि ये अपना काइमेरिक डीएनए युक्त कॉलोनी है और ये अपनी काइमेरिक रहित यानी अपुनर्योगज डीएनए वाली बैक्टीरिया की कॉलोनी है। जो अपुनर्योगज कॉलोनी है उसको संवर्धन माध्यम से हटा देते हैं और जो पुनर्योगज डीएनए रखने वाले जीवाणुओं की कॉलोनी है उसको संवर्धन माध्यम में और अधिक संवर्धन करके किसी विशिष्ट प्रकार के वांछित गुणधर्म वाले जैव रासायनिक पदार्थ की प्रयोगशाला में कृत्रिम संवर्धन माध्यम में उत्पत्ति की जाती है। तो क्लोनिंग साइट के रूप में आजकल वैज्ञानिकों ने एक वर्ण यौगिक चिन्हक के रूप में क्रोमोजेनिक पदार्थों की उपस्थिति में रंग प्रदान करने वाले सक्षम जीनों को डालकर आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा जिस प्लाज्मिड को वाहक प्लाज्मिड या सवाहक प्लाज्मिड के रूप में काम में लेते हैं उसके अंदर वैज्ञानिकों ने एक विशिष्ट प्रकार के बीटा गैलेक्टोसाइडेज, नाम बता देता हूं आपको, क्या नाम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण, ये क्या प्रोटीन है, का संश्लेषण करने वाली जीन युक्त प्लाज्मिड को वाहक प्लाज्मिड के रूप में उपयोग में लेने लगे। और किसी वाहक प्लाज्मिड में यदि इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का निर्माण करने वाली बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन का निर्माण करने वाली जीन यदि नहीं है तो उस जीन को काट छांट करके और इस वाहक प्लाज्मिड में डाल देते हैं। जैसे ही किसी वाहक प्लाज्मिड में बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली जीन चली जाएगी वो
वाहक प्लाज्मिड अब काइमेरिक डीएनए का निर्माण करने में काम आएगा। और जैसे ही काइमेरिक डीएनए या पुनर्योगज डीएनए बनेगा, उसको परपोषी कोशिका में डालेंगे और डालते ही वो परपोषी कोशिका एक विशिष्ट प्रकार के अभिरंजक के साथ नीले रंग की कॉलोनी बनाएगी। अर्थात अभिरंजक पदार्थ कॉलोनी में डालते ही पता चल जाएगा, जहां नीला रंग आ रहा है वहां तो अपने काइमेरिक डीएनए युक्त परपोषी कोशिका की कॉलोनी है, और जहां नीला रंग उत्पन्न नहीं हो रहा है वह अपने परपोषी कोशिका युक्त डीएनए की कॉलोनी नहीं है। तो नीला रंग नहीं आने वाली कॉलोनियों को तो संवर्धन माध्यम में से हटा देते हैं, और नीला रंग उत्पन्न करने वाली कॉलोनियों को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करके जो वांछित लक्षणों वाला पोषक पदार्थ या बायोकेमिकल जैव रासायनिक पदार्थ आप प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम में औद्योगिक स्तर पर संवर्धन कर लेते हैं। अर्थात आपको इस वाहक प्लाज्मिड में क्लोनिंग साइट का उपस्थित रहना आवश्यक है, और वो क्लोनिंग साइट ऐसी हो जिसको आप नग्न आंखों से देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं। तो पहले तो क्लोनिंग साइट के रूप में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ही काम में लेते थे, पर आजकल वैज्ञानिकों ने अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा जिस प्लाज्मिड को वाहक प्लाज्मिड के रूप में काम में लेने लगे हैं, उस वाहक प्लाज्मिड में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण करने वाली जीन को जोड़ दिया जाता है, जिससे आराम से क्रोमोजेनिक पदार्थ को कॉलोनी में मिलाकर बाहर से ही नग्न आंखों से देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि इसमें से कौन सी अपनी पुनर्योगज डीएनए वाली कॉलोनी है और कौन सी सूक्ष्म जीव की जो कॉलोनी है वो अपने पुनर्योगज डीएनए रहित है। ठीक बात है। अब चौथा जो इसका गुणधर्म है वो जीन क्लोनिंग की प्रवृत्ति या गुणधर्म या क्षमता उपस्थित रहनी चाहिए। किसके अंदर? वाहक प्लाज्मिड के अंदर। तो PBr322 का जो वाहक प्लाज्मिड है, इस वाहक प्लाज्मिड में अपनी खुद की जीन का क्लोनिंग करने की क्षमता उपस्थित रहनी चाहिए। अर्थात जिस प्लाज्मिड को आप वाहक के रूप में काम में लेकर के और वांछित जीन को उसके साथ जोड़ करके एक काइमेरिक डीएनए या पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं, वो काइमेरिक डीएनए या पुनर्योगज डीएनए जब किसी परपोषी कोशिका के अंदर डाल करके आप उस परपोषी कोशिका का संवर्धन माध्यम में संवर्धन करवाएं, तब वो वाहक प्लाज्मिड उस संवर्धन माध्यम में अपनी क्लोनिंग कर सके, अपनी फोटोकॉपियां बना सकें, अपनी संख्या में गुणन वृद्धि और विकास कर सकें, उसे ही आप वाहक प्लाज्मिड के रूप में काम में लेंगे। यदि ऐसी क्षमता कोई प्लाज्मिड नहीं रखता है तो उसको आप सहवाहक के रूप में उपयोग में नहीं लेंगे, क्योंकि अपना मुख्य काम क्या है? अपना काम तो है कि वाहक प्लाज्मिड के साथ किसी वांछित जीन खंड युक्त डीएनए को जोड़कर उस वांछित जीन युक्त डीएनए खंड से बनने वाले रासायनिक, जैव रासायनिक या बायोमोलिकुल्स की प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम में अत्यधिक मात्रा में या औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करना, और वो इस क्षमता को जो रखेगा वो ही क्लोनिंग कर पाएगा, और वही डीएनए आप क्लोनिंग सहवाहक के रूप में उपयोग में ले पाएंगे। ये चार गुणधर्म है किसके? क्लोनिंग सहवाहक के। और पुनर्योगज डीएनए निर्माण में जो टूल्स या साधन या उपकरण या इंस्ट्रूमेंट काम आ रहे हैं, उनमें से 4 इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ लिए हैं। 5वां इंस्ट्रूमेंट आपकी बोर्ड जीन क्लोनिंग होता क्या है? अब जीन क्लोनिंग की 5वां इंस्ट्रूमेंट आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर आएगा, परपोषी कोशिका। उससे पहले ये जीन क्लोनिंग होता क्या है उसकी परिभाषा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि जो काइमेरिक डीएनए या पुनर्योगज डीएनए बना है उसको किसी परपोषी कोशिका या होस्ट कोशिका में डाल करके जब उसका संवर्धन माध्यम में संवर्धन करवाया जाता है तो वो अपनी अनेकों अनेक कॉपियां बना सके, अपनी अनेकों अनेक अपने समान आकारिक की और अनुवांशिक गुणधर्म रखने वाले और संरचना का निर्माण कर सके, उसे ही जीन क्लोनिंग कहते हैं। इसी क्रिया के द्वारा मल्टीप्लिकेशन या गुणन होता है किसका? जीन का। अब प्रकृति में कुछ ऐसे उदाहरण भी है जिसमें जीन क्लोनिंग पाई जाती है। उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं कि टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु के अंदर एक विशेष प्रकार का टीआई प्लाज्मिड उपस्थित रहता है। ये जीवाणु विशेष प्रकार के पादपों में संक्रमण कर इस टीआई प्लाज्मिड को पादप कोशिकाओं में भेजते हैं और इन टीआई प्लाज्मिड द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। ये प्रोटीन पादप कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि और विभाजन को प्रेरित करती हुई गांठ या ट्यूमर या अर्बुद का निर्माण कर देती है। इस प्रकार से पादप कोशिकाओं की बनी गांठ, ट्यूमर या अर्बुद द्वारा विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्रावण होता है जो उन जीवाणुओं या बैक्टीरिया के लिए लाभदायक गुणधर्म रखते हैं या पोषक पदार्थ होते हैं। तो बैक्टीरिया में
स्टीआई प्लाज्मिड का गुणन, स्टीआई प्लाज्मिड में गुणन करने की क्षमता है। कहां पर? किसी पादप कोशिका या इसी होस्ट कोशिका में। इसी क्षमता को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इसी क्षमता से सीख ली और सीख लेकर के और ये क्लोनिंग की अवधारणा अपने मन मस्तिष्क में धारित की। ऐसा एक और उदाहरण है क्लोनिंग का, प्राकृतिक उदाहरण है। प्रकृति में जितने भी रिट्रो वायरस होते हैं, रिट्रो कैटेगरी के जितने भी वायरस होते हैं, वो वायरस जब भी पादप या जंतु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं तो उन कोशिकाओं को संक्रमित करके और उन कोशिकाओं में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ में अपना अर्थात वायरस का डीएनए जोड़ देते हैं। जोड़ करके और अपनी बहुत सारी कॉपियां बनाते हैं, अपनी बहुत सारी जीनें बनाते हैं। इसी क्रिया को इस रेट्रो वायरस के जीन की क्लोनिंग कहते हैं और वो प्राकृतिक या नेचुरल क्लोनिंग का, जीन क्लोनिंग का उदाहरण है। तो ये थी जीन क्लोनिंग की परिभाषा और नेचुरल जीन क्लोनिंग के उदाहरण। अगला आप देख रहे हैं जीन क्लोनिंग का अर्थात पुनर्योगज डीएनए निर्माण का जो पांचवा साधन है, जो पांचवा इंस्ट्रूमेंट है या पांचवा जो टूल्स है, वो है परपोषी कोशिका होस्ट सेल। सबसे पहले ये परपोषी कोशिका या होस्ट सेल होती क्या है तो आपको बता दूं, पुनर्योगज डीएनए की क्लोनिंग करने हेतु, पुनर्योगज डीएनए की क्लोनिंग करने हेतु अर्थात मानव उपयोगी जैव रासायनिक पदार्थों को संश्लेषित करने हेतु जो भी आपने काइमेरिक डीएनए बनाया है, देखो ये बातें तो कई बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, जो भी आपने काइमेरिक या पुनर्योगज डीएनए बनाया है, उस डीएनए को आप किसी परपोषी कोशिका में भेजोगे और भेज करके और उस परपोषी कोशिका का संवर्धन माध्यम में संवर्धन करवाओगे, जिससे वो उस संवर्धन माध्यम में वो काइमेरिक डीएनए या पुनर्योगज डीएनए भी अपनी बहुत सारी कॉपियां बना लेगा, जिससे उस पुनर्योगज डीएनए में उपस्थित वांछित जीन द्वारा बनने वाला विशिष्ट प्रकार का मानव उपयोगी जैव रासायनिक पदार्थ भी अपनी अधिक मात्रा में संश्लेषण कर देगा। और यही अपना एम है। तो काइमेरिक डीएनए या पुनर्योगज डीएनए को जिस कोशिका के अंदर भेजकर, जिस कोशिका के अंदर या जिस जीवाणु कोशिका या परपोषी जीव या सजीव के अंदर भेजकर उसका संवर्धन माध्यम में संवर्धन करवाते हुए अत्यधिक मात्रा में मानव उपयोगी जैव रासायनिक पदार्थों का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन करने में काम आने वाले सूक्ष्म जीव को ही परपोषी कोशिका कहते हैं। और इस परपोषी कोशिका के रूप में मुख्यतः ई कोलाई जीवाणु या बहुत सीधे साधे जीवाणु जो बेचारे आसानी से अपनी गुणन, वृद्धि और विकास कृत्रिम संवर्धन माध्यम में कर सकते हैं, उनको ही उपयोग में लेते हैं। तो ये परिभाषा। और अब उदाहरण क्या है, या यूं कह दें कि उदाहरण का मतलब है कि आपने जो परपोषी कोशिका के रूप में किसी जीवाणु को उपयोग में लिया है, उस जीवाणु को उपयोग में लेकर के आप किस प्रकार से काइमेरिक डीएनए को, जो पुनर्योगज डीएनए है, उस काइमेरिक डीएनए को किस प्रकार से आप उस जीवाणु में भेजेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जीवाणु को विशेष प्रकार के एंजाइमों के साथ, लाइसोसोमल एंजाइमों के साथ क्रिया करवाते हैं। लाइसोसोमल एंजाइमों के साथ क्रिया करवाते जीवाणु के बाहर उपस्थित जो कोशिका भित्ति है, वो कोशिका भित्ति हट जाती है। अब कोशिका भित्ति हटाने के बाद पुनर्योगज डीएनए लेने में जो सक्षम जीवाणु है, उस जीवाणु की कोशिका को द्विधनायसित कैल्शियम आयन की एक विशिष्ट सांद्रता के साथ शोधित करते हैं। अगला काम क्या करते हैं, द्विधनावेशित कैल्शियम आयन की विशिष्ट सांद्रता के साथ, विशिष्ट कंसंट्रेशन के साथ, सांद्रता के साथ उस जीवाणु कोशिका या परपोषी कोशिका को आप क्या करते हैं, संशोधित किया जाता है। उसके बाद ये जो जीवाणु कोशिका है, उस जीवाणु कोशिका को बर्फ में रख देते हैं। क्या करते हैं, आइस में रख देते हैं, बर्फ में रख देते हैं। और बर्फ में रखते क्यों है, क्योंकि वो एक जगह पर स्थिर हो जाए, एक जगह पर अपने आप को फिक्स कर रहे। फिक्स करने के बाद उसको विशिष्ट प्रकार की विधियों द्वारा बलपूर्वक, वो अपनी मर्जी से पुनर्योगज डीएनए को अंदर नहीं लेगा, बलपूर्वक जो आपने काइमेरिक डीएनए या पुनर्योगज डीएनए बनाया है, उसको उस जीवाणु कोशिका के अंदर या परपोषी कोशिका के अंदर भेज देते हैं। भेजने के लिए जो विधियां काम में ली जाती है, उनमें से दो मुख्य विधियां हैं। पहला है माइक्रो इंजेक्शन, जिसको कहते हैं सूक्ष्म अंतःक्षेपण, सूक्ष्म अंतःक्षेपण, हिंदी में सूक्ष्म अंतःक्षेपण
और इंग्लिश में माइक्रो इंजेक्शन। ये क्या है? ये माइक्रो इंजेक्शन जैसी एक सूक्ष्म सुई होती है जिसके द्वारा काइमेरिक डीएनए को या पुनर्योगज डीएनए को सीधे ही परपोषी जंतु कोशिका के केंद्रक में या कोशिका दरों में अंतक्षेपित कर दिया जाता है। अर्थात वह माइक्रो इंजेक्शन, सूक्ष्म सुई, जिसकी सहायता से किसी पुनर्योगज डीएनए को सीधे ही जीवाणु कोशिका जो बर्फ के अंदर स्टोर की हुई पड़ी है, बर्फ के अंदर स्टोर की हुई पड़ी है, उसके कोशिका द्रव के अंदर या केंद्रक द्रव के अंदर अंतक्षेपित कर दिया जाता है, अंदर छोड़ दिया जाता है। ये तो एक पहली विधि है। और दूसरी विधि है जीन गन विधि या बायोलैस्टिक गन मेथड। जीन गन विधि या बायोलैस्टिक गन मेथड, इसमें क्या होता है? एक माइक्रो गन होती है, पिस्टल जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें सोने और सोने के आवरण से आवृत टंगस्टन के सूक्ष्म कणों से निर्मित गोल्डन का आवरण होता है और टंगस्टन जैसी धातु के सूक्ष्म कणों से निर्मित एक जीन गन होती है जिसकी सहायता से काइमेरिक डीएनए को परपोषी कोशिका या होस्ट ऑर्गेनिज्म में उच्च वेग के साथ उसके कोशिका द्रव या केंद्रक द्रव में प्रवेशित करवा दिया जाता है। तो ये दो विधियां, सूक्ष्म अंतक्षेपण, ये माइक्रो इंजेक्शन है, और ये सूक्ष्म जीन गन है जो सोने यानी गोल्डन से आवृत टंगस्टन धातु से निर्मित एक छोटी माइक्रो इंजेक्शन जैसी गन होती है। इस प्रकार से आपने एक परपोषी कोशिका में पुनर्योगज डीएनए को प्रवेशित करवा दिया है, प्रवेशित करवा के और इस पुनर्योगज डीएनए युक्त परपोषी कोशिका को बना दिया है। अब इस कोशिका को संवर्धन माध्यम में आप संवर्धित करेंगे, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धन करके, और इस काइमेरिक डीएनए के द्वारा बनने वाले विशिष्ट प्रकार के मानव उपयोगी जैव रासायनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में या कृत्रिम माध्यम में औद्योगिक स्तर पर जितनी आवश्यकता है उतना बना करके मानव उपयोगी कार्यों में काम में लिया जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा ऐसा संवर्धित करते हैं या उसमें ऐसे आनुवांशिक पदार्थ डाल देते हैं, ऐसा काइमेरिक डीएनए डालते हैं जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का संश्लेषण करते हैं। इस प्रकार से स्ट्रेप्टोकोकस आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा बनने वाले स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाला स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम मानव की लाइफ लाइन होती है। अर्थात जब मरने वाला होता है मनुष्य, अर्थात हार्ट अटैक, एंजिना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या कार्डियक अरेस्ट की अवस्था में होता है, कॉरोनरी आर्टरी या हृदय को रक्त संचरण देने वाली धमनी में जब कोई ब्लॉकेज आ जाता है, क्लॉट या थक्का जम जाता है, उस थक्के को घोलने वाला एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम भी इसी आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा बनता है। अर्थात आप जो भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी जैव रासायनिक अणु हैं उनको इसी प्रकार से पुनर्योगज डीएनए निर्मित करेंगे और उस पुनर्योगज डीएनए को किसी परपोषी कोशिका में भेजकर उसका संवर्धन माध्यम में संवर्धन करवा करके और औद्योगिक स्तर पर जितनी आवश्यकता है उतने जैव रासायनिक पदार्थों का निर्माण, उत्पत्ति कर सकते हैं। अब ये टॉपिक का जो आधारशिला थी बायोटेक्नोलॉजी की वो आपकी हो चुकी है। अब आप पुनर्योगज डीएनए कहते हैं किसे, और पुनर्योगज डीएनए की सहायता से आप किस प्रकार से किसी जैव रासायनिक अणु को औद्योगिक स्तर पर किस किस स्टेप के द्वारा कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें आप जानने के लिए अगले वीडियो तक इंतजार करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।